डीएलएफ के नंबर्स की आय 32% बढ़ी है, मुनाफे में 14% की ग्रोथ है, एबिटा और मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई है। हमारे साथ डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक त्यागी जुड़े हैं। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या रीज़न रहा कि नमस्कार, कि जो सेल्स में ग्रोथ आई वो एबिटा और प्रॉफिट में ट्रांसलेट एज इट इज़ नहीं हो पाई? अनुज, ऐसा है कि क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है रियल एस्टेट के अंडर द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। तो जो जो रेवेन्यू होती है वो टिपिकली मैं बुक कर रहा हूं उन प्रोजेक्ट की जो 3-4 साल पहले लॉन्च हुए थे। खर्चे जो उठ रहे हैं वो सारे आज के आ रहे हैं। और किसी क्वार्टर, जैसे इस क्वार्टर में कुछ आई थिंक वो कुछ कमीशन पे हुए अपना एम्प्लॉइज के और सीनियर मैनेजमेंट के, तो इसलिए खर्चा बढ़ गया। सो ये क्वार्टर टू क्वार्टर के बजाय अगर आप साल के साल देखेंगे तो इबिडा और मार्जिन दोनों का ट्रेंड बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमारा अगर आप देखें एक्यूमुलेटेड मार्जिन जो है वो हर क्वार्टर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। सो आई थिंक एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे, बट आई थिंक ओवरऑल कंफर्टेबल है। ओवरऑल कंफर्टेबल है। ये जो रेरा का इम्पैक्ट है, उसमें क्या उसका भी एक इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है जो फाइनल प्राइसेस होते हैं उसमें? अगर 70% कैश रेरा अकाउंट में रखा जाए तो? देखिए, प्राइसेस पे तो नहीं आता, बट क्लियरली जो मतलब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, से डेलियाज अगर आप लीजिए, उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो डेफिनेटली 70% से कम होती है। तो एक एक्सेस कैश आपका ट्रैप रहता है। लेकिन अब वो लॉ है, तो ये सभी के लिए, हमारे लिए अकेले नहीं है। और अनुज, ऐसा है कि आई थिंक फिस्कल 2027-28 ऑनवर्ड्स जो हमारे पोस्ट डेरा मेजर लॉन्चेस थे वो कंप्लीशन की तरफ अग्रसर होंगे। तो होपफुली ये जो अनलॉकिंग ऑफ रेरा अकाउंट जो है, ये साइकिल हमारी 1 साल और के बाद चालू हो जाएगी। एंड देन यू विल रियली सी कि हमारे हाथों में नॉट ओनली कैश बैलेंस जो 11,000 करोड़ का भी आपको दिख रहा है वो तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ डिस्पोजेबल कैश वो बहुत गंभीरता से बढ़ने लगेगा। थैंक यू सर। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। 71 क्वार्टर के वीरेंद्र जी, बाद एक माइलस्टोन आपने माइलस्टोन अचीव किया सर। डेट पूरा निपटा दिया, तो ज़माना यही पूछ रहा है कि त्यागी साहब आप कैश के साथ करेंगे क्या? कितना बुक्स है सर कैश में अभी? और इस कैश से आगे का रोड मैप थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्रॉ करिए, कितना लैंड बैंक और बढ़ाएंगे आप? फर्दर इस कैश को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका कुछ एक रोड मैप देंगे आप? ठीक है। तो वीरेंद्र जी, जैसे मैंने अभी अनुज से भी कहा कि 1 साल में अभी और ये रेरा के हम इसमें रहेंगे, रेरा 70% पे, बट आई थिंक फिस्कल 27-28 ऑनवर्ड्स, आई थिंक ऑलमोस्ट, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर से उस साल के हमारे जो फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो अनलॉक होने लगेंगे ओबीसी को, और फिर वो मतलब वो ओसी से और एक रेगुलर साइकिल आ जाएगी। तो क्लियरली जो कैश है उसके 3 ब्रॉड यूटिलाइजेशन होंगे। एक तो ये, अगर आप, जैसा आपने देखा होगा कि हमारा साल दर साल डिविडेंड बढ़ रहा है और हम क्लियरली शेयर होल्डर रिटर्न जो है वो बढ़ाते रहेंगे। दूसरा, सही कहा आपने कि हम एक सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडली लैंड बाइंग, या वो जीएलए की ये लैंड खरीद ली हमने, इसका इतना जीएलए हो गया हर क्वार्टर में, हम वो उसके कभी हक में रहे नहीं है, ना हमने कभी वो किया है। लेकिन क्लियरली कुछ स्ट्रेटेजिक लैंड पार्सल जो हमारी कोर ज्योग्राफीज हैं वहां मिलेंगी तो हम ऑब्वियसली ओपन होंगे अपना उन पे अपना। जैसे हमने पिछले वर्ष एक लैंड पार्सल खरीदा था यहाँ पे 28 एकड़ का गोल्फ एक्सटेंशन रोड पे। ऐसे कुछ और आते, फिर हमने मुंबई में इन्वेस्टमेंट किया, मुंबई लॉन्च किया। तो हम स्ट्रेटेजिक कुछ जो आते रहेंगे वो करते रहेंगे। और तीसरा जो यूज होगा कि जैसे जैसे कैश बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमें अपना इनोवेटिव तरीके से ढूंढना पड़ेगा, बट हमारी फाइनेंशियल इनकम जो है वो भी हमें एक सस्टेन तौर पे बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अच्छा सर, अभी अभी 26 शुरू हुआ है, 2026 में और कितने लॉन्चेस देख रहे हैं? और एक और चीज़ सर, क्या एनसीआर मार्केट थोड़ा सा फीका पड़ रहा है प्राइसिंग के टर्म पे? हायर प्राइसिंग पे डिमांड थोड़ी सी कम है, इस बात की आप पुष्टि करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर प्रीमियम सेगमेंट में वो चीज़ अभी विजिबल नहीं है? तो अभी इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले आपका अंग्रेजी चैनल ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। तो देखिए, ऐसा है वीरू जी कि जो जो मार्केट में सो कॉल्ड स्लोनेस है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि क्रेडिबल प्लेयर्स के लग्जरी ऑफरिंग्स में वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। हमारा डेलियास Q3 में हमने सस्पेंड किया, तब कुछ रिवीजन कर रहे थे प्लान में इसलिए, बट Q4 में सेल
प्रॉपर पुरजोर तरीके से रिन्यू हो गई है। हमारे जो अगले 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आने हैं उनमें अगेन एक सॉर्ट ऑफ एक इंटरेस्ट और रुचि जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्लियरली दिख रही है। मगर क्या हुआ है लास्ट 2-1 सालों में कि बहुत सारे जो प्लेयर्स थे जो कि से मिड रेंज बनाते थे या ईडब्ल्यूएस बनाते थे, वो भी लग्जरी मार्केट की गर्मी देख के लग्जरी में अपने आप को तब्दील करने लगे थे। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो थोड़ा थोड़ा डिसर्निंग हो गया है कि वो लग्जरी अब भी लेना चाहता है, बट वो लग्जरी लेता है उन डेवलपर्स की जिन्हें वो क्रेडिबल मानता है। और हो सकता है कुछ नए डेवलपर्स को इसलिए इसका थोड़ा स्ट्रेस या हेडविंड्स फेस करनी पड़े। दूसरा जो बड़ा डिमांड है फ्रैंकली, जो कि इस समय कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उसमें थे वो भी ऊपर आ गए हैं और हम जैसे लोग फ्रैंकली उस मार्केट में थे भी नहीं, वो है जो रियली मिड इनकम हाउसिंग का 1.5 से 2, 2.5, 3 करोड़ तक की रेंज का जो है अपना, उस प्रोडक्ट में फ्रैंकली इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। तो कभी ना कभी आई थिंक वो वाला जो सेगमेंट है वो एक्सप्लोर करेगा जरूर। एंड आई थिंक इसलिए क्रेडिबल प्लेयर्स जो है उनके लिए डिमांड की दिक्कत अभी नहीं है। रीसेल मार्केट देखें वो भी चल रहा है ठीक। सो बट यस, ओवरऑल शायद जो थोड़ा फ्लफ आ गया था मार्केट में वो थोड़ा थोड़ा साफ करने की जरूरत थी, और वो शायद कस्टमर है वो अपना जजमेंट दिखा रहा है। ओके अच्छा, ये जो एकदम अल्ट्रा हाई लग्जरी 150 करोड़ वाले फ्लैट्स जो हैं, उनकी मार्केट में कुछ स्लो डाउन आया है क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा हमको एक साइन मिला है। भाई देखो, ऐसा है जैसे मैंने कहा अनुज कि जो जो बड़े डेवलपर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हमारे अलावा, जो दो तीन जो पिछले कुछ वर्षों से उस सेगमेंट में चल रहे हैं, उनके तो अगर आप सेल भी देखें उस सेगमेंट की और प्रोस्पेक्टिव लॉन्च पाइपलाइन भी देखें उस सेगमेंट की, उसमें स्लोनेस नहीं दिखेगी आपको। बट हाँ, क्योंकि आई मीन काफी नए डेवलपर अपने आप को 15, 20, 25 करोड़ के प्रोडक्ट लाना चाहते थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कस्टमर्स जो है वो थोड़े ज्यादा अपना कॉशियस हो रहे हैं खरीदने के लिए।